Hello everyone, welcome to Udgam classes. I am Nidhi and today is our second class of Read Science syllabus जो टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर रहे थे उसकी सेकंड क्लास है आज। और फर्स्ट में मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था। सेकंड टॉपिक हम सिलेबस का जो रीड का प्रोवाइडेड है उसका सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि ये टॉपिक था अपना लिविंग और नॉन लिविंग, ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थोड़ा बैक्टीरिया और वायरस के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे और देखते हैं क्या है। तो वायरस के बारे में हम पढ़ रहे थे। वायरस क्या होते हैं? वायरस आर स्मॉल ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि जनरली होती है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ये पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं। इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के कैरेक्टर्स आप देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लिविंग में इनको जब ये लिविंग में होते हैं तो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। अगर ये किसी नॉन लिविंग मटेरियल पे है या चीज़ों पे है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इनको एक तरीके का आप कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं। और ये रहा आपका वायरस का, आप एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। इनमें कुछ आप कह सकते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, कैन बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इनको अगर ऑब्टेन करते हैं जब लैब्स में तो हमें कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म से मिलते हैं। इनमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड द बॉडी होस्ट। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर ये होस्ट के बाहर आ जाते हैं तो इनमें कोई एग्जिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ वायरोलॉजी के बारे में कुछ माइलस्टोन है, कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ। एडवर्ड जेनर ने पहली बार स्मॉल पॉक्स जो वायरल डिजीज है उसके लिए वैक्सीन का एक इन्वेंशन किया था 1796 में। फिर आपका टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसका इन्फेक्शन देखा था एडोल्फ मेयर ने 1886 में। और उसके बाद डिमिट्री इवानस्की ने पहली बार ये बताया कि वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है। कब? 1892 में। 1898 में आप देख सकते हैं एम वी विजयन ने इन्फेक्शियस एजेंट बताया कि इसको टोबैको की लीव्स में ये जो वायरस के जो पार्टिकल्स मिले थे उन्हें कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम कहा। उसके बाद 1915 में FWT वॉर्ड ने आइडेंटिफाई किया कि जो वायरल इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया में हो जाता है, मतलब वायरस भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। 1917 में डी हैडले ने बैक्टीरियोफाज जैसा टर्म दिया। 1984 में आप देख सकते हैं HIV का डिस्कवरी हुआ कि इस तरीके का भी कोई वायरस है। लुइस मॉन्टेजियर ने किया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायरस का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। डायमीटर 20 से 300 नैनोमीटर तक होता है इनका। और बैक्टीरियोफाज अगर देखना चाहते हैं तो 10 से 100 नैनोमीटर इन साइज होता है। जनरली वायरस आर थ्री टाइप्स, तीन तरीके के होते हैं, क्यूबॉइडल, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है तो एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, और हेलिकल के इन्फ्लुएंजा वायरस, टीएमवी वायरस। कॉम्प्लेक्स के बैक्टीरियोफाज और वैक्सीनिया वायरस, ये कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका ये टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपका बैक्टीरियोफाज है, इसमें ये इसके पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, हेड, कॉलर, शीट, टेल फाइबर। ये कैप्सिड प्रोटीन की जो आपकी यूनिट्स से बनी होती है, ये सब एक सिंगल सिंगल कैप्सिड जो है प्रोटीन का बना होता है। और ये RNA वायरस है। इसमें अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि कौन सा वायरस होता है, तो इसमें RNA वायरस होता है, सॉरी RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, सॉरी जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाज। देखते हैं कि ये बैक्टीरियोफाज है अपना वायरस के अंदर। अगर वायरस जो है वो बैक्टीरियल डीएनए को कैप्चर कर ले, जैसे ये आपका डीएनए देख सकते हैं, और ये कैप्सिड प्रोटीन की लेयर है, ये बाकी सब सेम पार्ट वही है, तो बैक्टीरियोफाज कहते हैं इसे। यानी कि वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, उसके डीएनए को इंजेक्ट कर दे, अपनी बॉडी में ले ले, या उसके बॉडी को ब्रेक डाउन करके उसके सिस्टम को अपने बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बना ले, तो उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस।
ये देख सकते हैं RNA, फिर ये आपका ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। सो ये स्ट्रक्चर्स है, कुछ एनवलप, कैप्सिड, प्रोटीन होता है, एंजाइम, RNA वायरस होता है। अच्छा, HIV में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल पूछा जाता है कौन सा होता है, RNA या DNA, दो ही तरीके के होते हैं। तो DNA है तो DNA बोलेंगे, नहीं तो RNA बोलेंगे। तो TMV में भी RNA हम देख रहे हैं और HIV में भी हम RNA जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं। पर यहाँ पर बैक्टीरियोफाज में देख रहे हैं हम DNA जेनेटिक मटेरियल, यानी कि DNA भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, थोड़ा देखते हैं किससे बनी होती है इसकी जो सेल वॉल है ना। ये क्वेश्चन आता है तो पेप्टाइड और ग्लाइकोन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। फिर फ्लैजिला होता है लोकोमोशन के लिए, DNA इसमें प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। पेलाई होते हैं, ठीक है, इसमें फूड कैप्चर हो जाते हैं या फ्लोटिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि स्फेरिकल, कोकाई, फिर रॉड शेप, बेसिलाई, फिर स्पाइरला, और भी कई शेप होती हैं। पर जस्ट टू आइडिया, गिव यू आइडिया, ये कुछ शेप्स अवेलेबल है। सो बैक्टीरिया का जो साइज है, एवरेज साइज, दैट इज मोस्टली बैक्टीरिया का जो होता है अराउंड 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम्स में माइकोप्लाज्मा के लिए। सबसे स्मॉलेस्ट ये बैक्टीरिया है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, इसका साइज 0.25 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है कौन कौन सी डिजीज जो है ये हो जाती है फंगाई, वायरस और बैक्टीरिया से। तो सिट्रस कैंकर जो है ये बैक्टीरिया से हो जाती है, और किस तरीके से ट्रांसफर होती है, एयर से ट्रांसफर होती है। अच्छा, आपको अगर रीड की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT और RBSC की बुक्स बेस्ट रहेगी, जो मैंने खुद भी किया था, ठीक है। RBSC की जो बुक्स है उन्हीं से प्रिपरेशन करना बेस्ट रहता है, और काफ़ी क्वेश्चंस उससे मिलते हैं। तो सिट्रस कैंकर जो है बैक्टीरिया से होता है, और ये कैसे आता है, एयर से आता है। रस्ट ऑफ फीट किससे, फंगाई से, ये भी एयर से और सीड्स से आता है। येलो मोज़ेक वायरस, ये किससे आता है, ये भिंडी में हो जाता है, ये वायरल डिजीज है और इंसेक्ट्स इसको कैरी करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन डिजीज और कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इसके बारे में गिवन है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया से होता है, और ये किस तरीके से हो जाता है, ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ, तो ये एयर है। मेजल्स जो है ये वायरल डिजीज है, एयर के ट्रांसमिशन से हो जाता है, कंटामिनेटेड एयर। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है, एयर से और कांटेक्ट करने से हो जाता है। पोलियो एक वायरल डिजीज है, अगर एयर और वाटर कंटामिनेटेड है इस वायरस से तो ये डिजीज हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने हैं, इस पेशेंट को बिल्कुल ही आइसोलेट कर देना है, बिल्कुल ही मतलब कंप्लीटली जो भी क्राउड है उससे दूर रखना है, या अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उससे दूर रखना है। वैक्सीनेशन एक सर्टेन एज पे होता है इसके लिए। फिर कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, अगर कंटामिनेटेड वाटर और फूड लिया तो फिर ये होने के चांसेस है। टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, वाटर अगर कंटामिनेटेड है तो ये होने के चांसेस है। तो इसके लिए क्या, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीजिए, और वैक्सीनेशन होता है। हेपेटाइटिस बी के लिए वायरस डिजीज है, ये वाटर कंटामिनेटेड होने से हेपेटाइटिस बी हो जाता है, और इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन होना जरूरी है। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है, ये मॉस्किटो कैरी करता है अपने साथ, और यानी कि प्रोटोजोआ को मॉस्किटो अपने साथ कैरी करता है, और ये मलेरिया डिजीज कॉज करता है। इसके लिए हमें पता है कि हमें स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब ब्रीडिंग मॉस्किटो की होने से रोकना है, अपने सराउंडिंग में वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद ये RBC की बुक्स में भी आप ओल्ड जो बुक्स हैं उसमें रेफर कर सकते हैं, वरना न्यू जो बुक्स हैं अपनी NCERT की उसमें भी रेफर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, पर और डिटेल में किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है इसका नाम, और ये हवा से यानी कि एयर से हो जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, भूख नहीं लगती है, वेट कम हो जाता है, कफ, फीवर, ब्लड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हो जाता है, ब्लड आता है स्पिट में, चेस्ट पेन, ये सभी कुछ हो जाता है। और इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एक चीज़ और है, ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें एक्सरे, MDT की ड्रग्स दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के सजेशंस पे। स्पुटम टेस्ट होता है,
तो ये कुछ एडिशनल इंक्वायरीज मतलब डेटा है जो आपको ओल्ड बुक्स में भी अवेलेबल है, न्यू बुक्स में भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉलरा। अच्छा, ये बैक्टीरिया का नाम आपको रेडी करना है एग्जाम्स के लिए। वाइब्रियो कॉलरी इसका नाम है, वाइब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया का। सी से कॉलरा, सी से कॉलरी याद रखेंगे। और इसमें वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन, फीवर, थर्स्ट, ड्राइंग टंग, मस्कुलर क्रैम्प, ये सब होने की चांसेस है। और इन्फेक्शन स्टमक में हो जाता है, पेन रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, पर्सनल हाइजीन रखनी है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, वैक्सीनेशन करवाना है। और जो है ना अपने आसपास थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो वेजिटेबल है वो भी वॉश करके, ये सब जो कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो तो करने ही हैं हमें, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फीसिस एंड रोटन थिंग, जो खराब चीजें, जो वेस्ट है, वेस्ट आइटम है, उसको थोड़ा सा आप डिस्चार्ज जो चीजें हैं उनको प्रॉपर देखना है कि वो कहीं इन्फेक्शन तो नहीं पहुंचा रही है। उसके बाद ORS का सॉल्यूशंस लिया जाता है मेडिसिन में। टाइफाइड के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो मेरे को याद रहता है ये यहाँ से T फॉर टाइफी और T फॉर टाइफाइड, साल्मोनेला। फिर ये भी C से कॉलरी, वाइब्रियो कॉलरी, और C से तो ये याद रहेगा। इन्फेक्शन ये कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाती है, फीवर आ जाता है, हेडेक हो जाता है, और क्या बोलते हैं, बॉडी पेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बीट लो हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। उसके बाद वाटर क्लीन पीना चाहिए इसके लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। फिर जो भी आपका कंटेमिनेटेड चीज़ है उनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, मतलब एक जो फूड है वो आपका प्रॉपरली हाइजीनिक होना चाहिए। वैक्सीन वगैरह ली जा सकती हैं, ठीक है। और प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स आती है इसके लिए, अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है टाइफाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोलियो। ये आपका पोलियो वायरस है, डिजीज है, और ये एयर वाटर से हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, लेग्स फीवर आता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग, पेन, ये सब हो जाता है। लिम्ब डजंट वर्क ड्यू टू डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम, थोड़ा डैमेज हो जाता है। जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक के, उनमें ज़्यादा होने के चांसेस है। हालांकि ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, बाय गिविंग पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। अब इंडिया में इसके बहुत ही, मतलब कह सकते हैं इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, और चांसेस बहुत कम है किसी को हो। नेक्स्ट है रेबीज हाइड्रोफोबिया। रेबीज जो है वो आपका वायरल डिजीज है ना। और ये इन्फेक्टेड डॉग के काटने से, या फिर मंकी, फॉक्स, जैकल, इनकी सलाइवा पे ये रेबीज वायरस प्रेजेंट रहता है। तो ये फिर हमें ये रेबीज होने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट को। उसका हाई फीवर आता है, हेडेक हो जाता है, रेस्टलेस, उसको बहुत ही ब्लॉकेज लगता है थ्रोट में, ठीक है। इसके लिए स्प्रे किया जाता है, डॉग्स को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उनकी वैक्सीनेशन की जाती है, और कैट्स की। फिर उसके बाद प्रॉपर डिस्टेंस इनसे रखना चाहिए, वॉशिंग इनकी करनी चाहिए इसको, मतलब जो भी डोमेस्टिक एनिमल है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस, और उनको प्रॉपर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने चाहिए, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चिकन पॉक्स के लिए क्वेश्चन आता है, अगर कौन से वायरस से हो जाता है, वर्सीलिया जोस्टर, और एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। इसमें फीवर आता है, बैक एक हो जाता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आपके फेस पे जो है ना छोटे छोटे आप देखेंगे दाने से वो हो जाते हैं, और ये करीब 4 से 7 दिन रहता है। इसके लिए पेशेंट को सेपरेट किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। प्रॉपर ऑइंटमेंट और कोकोनट ऑयल लगाया जाता है। इसके लिए ड्रग्स भी, मेडिसिन अवेलेबल है। मेजल्स ये वायरल डिजीज है, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से हो जाती है। और उसके बाद रेड रैशेज हो जाते हैं, इचिंग होती है, बर्निंग होती है। पूरी तरह पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है। इसके लिए वैक्सीनेशन होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह अवेलेबल है डॉक्टर की सजेशंस पे। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड। ये है आपका राइनो वायरस से हो जाता है, और इसमें इन्फेक्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी हमारा ट्यूब्यूल्स होता है, नोज, थ्रोट, ये सब में ये इन्फेक्शन रहता है। और इसके लिए माउथ को कवर करना चाहिए हैंकरचीफ से। कफिंग अगर कोई कर रहा है तो उससे प्रोटेक्शन, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करें, या हैंकरचीफ से उसको कवर करें अपना माउथ वाला एरिया। विटामिन सी के लिए इंटेक के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है इसके लिए। डायरिया के लिए पूछा जाता है अगर क्वेश्चन, कौन से बैक्टीरिया, ई कोलाई से। आपने टॉक्सिक फूड अगर हम ले लेते हैं वाटर, तो फिर ये होने के चांसेस है डायरिया, ठीक है।
और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिक्रीशन ऑफ स्टिकी अगर सब्सटेंस विद द फीसिस, आपके जो फीसिस है उसमें कोई स्टिकी सब्सटेंस आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, इंटेस्टाइन में पेन है, डायरिया, डिहाइड्रेशन हो गया, एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वीकनेस है, तो फिर कहते हैं डायरिया हो गया है। अब इसके लिए क्या करना है, टॉयलेट्स को साफ रखना है, अपना हाइजीनिक रखनी है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी है, वाटर साफ लेना है, ORS का घोल वगैरह एडवाइस किया जाता है। मलेरिया के लिए देखें, ये प्रोटोजोल डिजीज है, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि किससे होता है, तो ये प्रोटोजोल का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये एक मॉस्किटो है, एनोफिलिस मॉस्किटो, जो अपने साथ इस प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और इन्फेक्टेड पेशेंट, जो पेशेंट है उसके ब्लड में उसको रिलीज कर देती है इस प्रोटोजोआ को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शिवरिंग होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बुखार आता है और रेडनेस हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, लिवर पे, स्प्लीन पे वीकनेस। इसमें क्या होता है कि डोंट अलाउ वाटर टू स्टैंड नियर, आपके आसपास कहीं पानी नहीं होना चाहिए। मॉस्किटो है तो उनके लिए फॉगिंग करानी जरूरी है, नेट लगाइए, फिर ब्लड टेस्ट होता है, इसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ठीक है, मेडिसिन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट ये क्विक एक देख लेते हैं, बहुत फास्ट आपको अगर याद करना है तो टेटनस से क्या, किससे होता है, बैक्टीरिया से, क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम इससे अफेक्ट हो जाता है, हाई फीवर आता है, स्पासिज्म हो जाता है बॉडी में, और क्लोजिंग ऑफ जॉ, तो वो सारे आपका प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे। कॉलरा, आपका इंटेस्टाइन में पेन होने लगता है, वाइब्रियो कॉलरी से होता है, स्टूल आता है लगातार, वॉमिटिंग होती रहती है। टाइफॉइड हमने अभी पढ़ा, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। साल्मोनेला टाइफी से होता है, हाई फीवर और हेडेक हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस अभी हमने पढ़ा, मेजरली जो अफेक्ट होता है वो लंग्स होता है और इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। डिप्थीरिया का याद करेंगे हम तो इसका साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, देखिए नाम आप देखेंगे, वर्ड्स आपको मिल जाएंगे याद करने के लिए। ठीक है, टी से ट्यूबरक्लोसिस, मुझे इसी तरीके से ये मैं याद रखती हूँ। तो रेस्पिरेटरी ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, डिफिकल्टी रेस्पिरेशन लेने में, सफोकेशन होता है। ठीक है, प्लाक क्या हो जाता है, लंग्स एरिया जो है ना, और जो आपके लेग्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके लिए पेस्टिस, वेरी हाई फीवर आता है, इरप्शन इन बॉडी। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वोपिंग कफ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम्स में आ जाता है। उसके बाद ये किस बैक्टीरिया से होता है, बोर्डेला पर्ट्यूसिस, कंटिन्यूस कफिंग होती है। फिर निमोनिया, लंग्स आपके बहुत डैमेज हो जाते हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया से हो जाता है ये। ठीक है, ये भी देखिए पकड़िए इसको, पी और ये पी, डिप्लोकोकस निमोनिया। हाई फीवर आता है, स्वेलिंग हो जाती है। लेप्रोसी, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस से ही रिलेटेड है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। स्किन पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे बम्प जैसे नजर आएंगे, लेप्रोसी हो जाता है, स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है, ये क्विक आप एकदम लर्न कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी इसको एग्जाम्स के लिए, ये वन लाइनर आपको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जो मलेरिया है वो हम पता है कि सीधे लिवर पे इफेक्ट होता है उसका, जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, वो लिवर पे इफेक्ट करता है आरबीसी के साथ, है ना। और इसको कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलिस। इसमें आपको शिवरिंग होती है जो भी पेशेंट है, और फीवर आता है बहुत तेज। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, इससे जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो ब्रेन है। और इम्पॉर्टेंट बोलूंगी मैं इसे, पैरासाइट क्या नाम है, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, और ये कैरियर कौन है, ये एक फ्लाई है, एक मक्खी है जिसे टीसी टीसी कहते हैं, जो अपने साथ एक पैरासाइट ले जाती है, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, इससे ब्रेन अफेक्ट होता है, इसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। इससे फीवर आता है, सीवियर स्लीप, बहुत ज्यादा नींद आती है, डायरिया, इंटेस्टाइन इससे इफेक्ट होता है, एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, ये आपका इससे एंटमीबा हिस्टोलिका इसको इफेक्ट करता है। और उसके बाद है म्यूकस, डायरिया हो जाता है। ठीक है, कालाजार, इससे बोन मैरो इफेक्ट होता है, लिशमानिया डोनोवानी। ठीक है, ये पैरासाइट है, और सैंड फ्लाई इसे कैरी करती है अपने साथ, बहुत हाई फीवर आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। जियार्डियासिस, स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, जियार्डियासिस लैम्बिया। और डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है इससे। अमीबियोसिस, लार्ज इंटेस्टाइन इससे इफेक्ट होती है। एंटमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट है,
और इससे सिम्टम क्या होता है, पेन होता है एब्डोमेन में और डायरिया हो जाता है। ठीक है, ये सभी मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। और उसके बाद कुछ फंगल डिजीज है, इनके नाम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, और एक ये है कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटन, और ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, और ये है सोपोरोट्राइकोसिस, सोपोरो ट्रिक्स सेकेंड टाइप, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। और ये फंगल डिजीज का और मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। फिलहाल ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज है ये सारी। ठीक है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में। फंगल डिजीज भी इसमें ये एस्परजिलस, कैंडिडा और रिंगवर्म, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, उसमें जो आपका सिलेबस है उसमें लिखा है कि एक बेनिफिशियल जो पार्ट है वो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, बैक्टीरिया का, तो देखेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, लैक्टोबैसिलस और इकोलाई, ठीक है, और राइजोबियम, ये सभी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, बहुत हेल्पफुल हैं हमारे लिए। ठीक है, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर देखें तो ये एग्रीकल्चर में, कमर्शियल यूज, मेडिसिनल यूज, एनवायरनमेंट के लिए काम आते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिसाइकिल भी करते हैं एनवायरनमेंट को, इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम आते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, और जो भी वेस्ट होता है उसको उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल उसमें चीजों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है इन्वॉल्व इन कंपोस्ट भी बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोबायोटिक एजेंट। तो आजकल जो याकूट आप देखते हैं एक मार्केट में बिकता है, वो भी आपका एक हेल्दी बैक्टीरिया उसमें डाला जाता है। ठीक है, जिससे कि वो बॉडी में जो डाइजेशन का पावर है, जो इम्यूनिटी है, उसको इंक्रीज करता है। ये सभी प्रोबायोटिक के काम आते हैं, तो ये एक बेनिफिशियल पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिशियल और हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करता है मिल्क को योगर्ट में, है ना, और चीज बनाने में, एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया काम आते हैं। फिर कॉलन बैक्टीरिया इन द कॉलम हेल्प प्रोड्यूस वाइटामिन, कुछ बैक्टीरिया है जो कॉलन में रहते हैं, फिर वहां पर वाइटामिन प्रोडक्शन। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपकी क्या कह सकते हैं कि क्रॉप्स होती है उनके लिए काम आते हैं, और कुछ इंसुलिन वगैरह भी बनाई जाती है, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इन्हीं बैक्टीरियाज की मदद से बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया से और क्या, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल जो चलती है उसमें भी इन बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हार्मफुल क्या है, इनसे बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और ये टूथ डिके भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन दैट इज एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो पैथोजेंस को उतना इफेक्टली स्प्रेड नहीं होने देती है, वो हम उसको कह सकते हैं आम भाषा में इम्यूनिटी है। हमारी जो बॉडी की पावर है जो पैथोजेंस को वहीं पर उनका इफेक्ट को उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देती, रेजिस्ट कर लेती, रोक देती है। ठीक है, और उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाती है, कह सकते हैं कुछ सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ड्रग्स जो अटैक करती है बैक्टीरिया पे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट और क्रॉनिक। तो अगर आपकी 2 से 4 मंथ तक अगर कोई डिजीज है तो वो एक्यूट में आती है, पर बाय बर्थ या लंबी चलती है 5 से 6 साल या फिर बाय बर्थ भी होती है तो वो क्रॉनिक डिजीज में आपकी आती है। नेक्स्ट है मेजर एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है वो आपकी एंटीबायोटिक है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, लैब में। और उसके बाद है आपका बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इनको यह हीट देके किल करके बहुत हाई टेम्परेचर पे या फ्रीज करके भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। अभी क्वेश्चंस आंसर भी अपलोड करूंगी मैं इनसे रिलेटेड, और जुड़े रहिए, टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।